गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखते हैं आज 28 जुलाई का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज है, मनसा देवी में भगदड़। भगदड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टम्पीड। हमारे लिए यहाँ पर जो रिलेवेंट है वो देखेंगे। तो देखते हैं, पहले तो हम मनसा देवी के बारे में जानते हैं। मनसा देवी एक पवित्र धर्म स्थल है। हिंदुओं का कहाँ पर स्थित है इसकी लोकेशन है उत्तराखंड में, हरिद्वार, उत्तराखंड। और ये तो हो गए राजनीतिक स्थिति इसकी। भौगोलिक रूप से कहाँ पर स्थित है? तो यह है शिवालिक हिमालय में। कहाँ स्थित है? शिवालिक हिमालय में। अगर आपने हिमालय पढ़ा होगा तो हिमालय के 3 भाग होते हैं। जैसे ये भारत है, अगर ये भारत का मैप हो गया तो ये भारत के उत्तर में है। तो ये है पहले बृहद हिमालय, ऐसे विस्तृत है। फिर उसके बाद मध्य हिमालय आता है, फिर उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। कभी कभी कम पूछा जाता है तो याद रखेंगे। तो ये है शिवालिक हिमालय। तो इसी शिवालिक हिमालय में मनसा देवी का जो स्थल है, धर्म स्थल मंदिर है, वो स्थित है। यहीं पर भगदड़ मच गई है और कई लोग मारे गए हैं। अगर हम भगदड़ पर देखते हैं, कई घटनाएं इस बीच में घटी हैं। जैसे अभी बेंगलुरु में आरसीबी का जो शो हो रहा था, आरसीबी जब जीत गया राजस्थान चैलेंजर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में भगदड़ मची। अभी मनसा देवी में भगदड़ हुई। इससे पहले भी कई धार्मिक स्थलों पर भगदड़ हुई। चाहे अभी उड़ीसा में जब हुई, तो क्या है, भगदड़ जब होती है तो उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो कभी एग्जाम्पल्स आते हैं मेंस वगैरह में, तो आप कोट कर सकते हैं भगदड़ वगैरह का जब आता है। नेक्स्ट है, एक फेस्टिवल है आदि थिरुथिराई। थिरुथिराई थिरुथिराई या थरथराई करके याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में लगाने के लिए कम से कम याद रहेगा। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं यात्रा पर। कहाँ? प्रधानमंत्री गए हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में इन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है। तो ये कहाँ मनाया जाता है महोत्सव? तमिलनाडु में। क्यों मनाते हैं? राजेंद्र चोल की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है इसको। राजेंद्र चोल फर्स्ट की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जन्मदिन होता है इनका। तो इनके जन्मदिन को ही मनाया जाता है। अब हमें जानना ये जरूरी है कि राजेंद्र चोल प्रथम ये कौन थे। रोजेंद्र नहीं पढ़ना, राजेंद्र पढ़ना है। ये थे चोल वंश के शासक। चोल वंश के राजा थे, शासक थे, महत्वपूर्ण राजा था। और इनके पिता का नाम था राजराज प्रथम। इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम क्या है? राजराजेश्वर टेम्पल।
एग्जाम में पूछा जाता है, सो पता रहे बेहतर है। नेक्स्ट है राजेंद्र चोल के बारे में। राजेंद्र चोल ने गंगा नदी के मैदान में, मतलब उत्तर में स्थित है, को विजिट किया था। और जो गंगा का मैदान हमारा पश्चिम बंगाल और बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पर, तो इसके उपलक्ष्य में 2-3 काम किए। इसने एक उपाधि धारण की थी गंगा कोंड की। एक नगर बसाया अपने ही यहाँ पर तमिलनाडु में, जिसका नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम, जो चोलों की राजधानी बना। ये वहीं तमिलनाडु में ही है, और एक झील बनाई थी वहीं पर। उस झील का नाम रखा था चोलपुरम झील। चोलपुरम ने चोलगंगम। जिसे आज पन्नेरू कहते हैं। ठीक है, तो ये उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना चाहिए था, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। और चोलों के बारे में क्या है, चोलों का स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर था, और इनके पास नौसेना बहुत उत्तम दर्जे की थी। कभी कभी आपसे पीटी में पूछ लिया जाता है कि कौन से लोग इतनी उत्तम थी कि बंगाल के खाड़ी में यूं ही विचरण करती रहती थी। में पूरा दबदबा था, समझ लीजिए कब्जा था। तो जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है वो इनके लिए एक झील के समान हुआ करती थी। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है एक योजना है लड़की बहन योजना। कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जाता है कौन से स्टेट में चल रही है। लड़की बहन योजना ये चला रही है महाराष्ट्र सरकार, पहली बात तो। और ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके तहत लगभग 2.5 करोड़ लोगों को पैसा दिया जा रहा था। 2.5 से 3, 2.75 करोड़ लोगों को, करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही थी। यहाँ अमाउंट आपको नहीं याद रखना है कितनी महिलाओं को, अमाउंट कह रहे हैं, नंबर्स, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। को आर्थिक सहायता दी जा रही थी। कितनी? 1,500 रुपये पर मंथ। देखिए यही स्कीम किसी और नाम से एमपी में थी, और यही स्कीम अभी बिहार में भी घोषित हुई है नाम बदल के, जिसमें महिलाओं को कुछ पैसा दिया जाएगा। तो महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही थी। इसमें न्यूज़ में इसलिए क्योंकि कुछ फेक अकाउंट जो थे जिनके वेरिफिकेशन नहीं था उनको रोक दिया गया है, लगभग उनका पैसा रोक दिया गया है। लगभग 25-26 लाख लोगों का रोका गया है। 26 लाख है, डेटा हमें नहीं याद रखना है, बस एक आइडिया हमें होना चाहिए। देखिए योजना जो होती है उसके केंद्र में जो है वो याद रखना है। योजना का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे लड़की बहन योजना, यहाँ लाभ भी दिया जा रहा है। एमपी में दूसरा नाम है, बिहार में दूसरा नाम है। नेक्स्ट है ए, जो बिहार से है उस जुड़ी हुई न्यूज़ है। जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल का, उससे है। इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है अभी तक का, चुनाव आयोग का कहना है, क्योंकि बड़ा विवाद चल रहा है
तो आपको थोड़ा सा स्टैंड पता होना चाहिए। 91% लोगों ने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो ये एक राहत की सांस है। बचे कितने? 9% लोग बचे हैं। और इसकी 1 अगस्त को लिस्ट आ जाएगी, ड्राफ्ट आ जाएगा इसका, जिसमें उनके लोगों के नाम होंगे। जिसको करेक्शन करवाना कुछ है इशू तो करवा सकता है। दूसरा इसमें इशू क्या है, फ़ायदा क्या हुआ इसका, जो इसमें दिख रहा है। चुनाव आयोग ने बताया इसमें कि बहुत से लोग, जो लाखों लोग हैं, वो यहाँ से डिलीट हुए हैं। नंबर 1, कई लाख लोग यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, तो उनके नाम हटे हैं, तो इनके नाम कम हुए। जिनकी डेथ हो गई है तो कम हो जाएंगे, जो फेक वोटर से उनकार से थे। ठीक है, या इस इंग्लिश में यूज करते हैं डिसीज्ड, इनके नाम हटाए गए। दूसरा, कुछ ऐसे लोग थे जो माइग्रेंट हैं, प्रवासियों के नाम हटाए गए, क्योंकि ये कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, इनके नाम हटाए गए। और इसके अलावा जो मल्टीपल इनरोलमेंट थे, मल्टीपल इनरोलमेंट मतलब कई जगहों पर, जगह का मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी से है, कई निर्वाचन क्षेत्रों में कई जगहों पर इनरोल्ड थे, उनके नाम हटा दिए गए हैं। तो ये इसका फायदा है। बाकी आपको हम लोग काफ़ी बार इसमें चर्चा कर चुके हैं इस मामले पर। यहाँ आपको कुछ बेनिफिट्स आप दिखा सकते हैं कि क्या हुआ। एक है विस्थापन या प्रवास। देखिए, वैश्विक स्तर पर प्रवास आपका टॉपिक भी है मेंस में। तो प्रवास क्या होता है, जब कोई अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी और जगह, किसी और का मतलब किसी अन्य जगह पर चला जाता है, और एक परमानेंटली नहीं, अस्थायी रूप से, अस्थायी अस्थायी रूप से, टेम्परेरी जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है गांव और ये है शहर, यहाँ इनका घर था, मान लीजिए ये इनका घर था। इनको रोजगार की तलाश में ये है शहर, यहाँ आए और यहाँ पर किराए पे रहते हैं, रेंट पर, और काम करता है। तो ये क्या हुआ, प्रवास है। इसके लिए शब्द यूज किया जाता है प्रवास। जो प्रवास करता है वो प्रवासी कहलाता है, और घटना प्रवासन कहलाती है। तो ये तो सामान्य रूप से, लेकिन जब कहीं जबरन प्रवास होता है वो बहुत दुखद हो जाता है। अब वैश्विक स्तर पर बहुत से एग्जाम्पल्स आपको हैं, युद्ध की वजह से जैसे हो रहा है, युद्ध की वजह से प्रवास। तो ये क्या है, फोर्स्ड है, युद्ध लादा गया। जैसे गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में जो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भूखमरी से लोग मर जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं, प्लस लोगों के साथ हिंसा हो रही है, हत्या की जा रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसकी वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसके अलावा युद्ध की वजह से आप देखेंगे यूक्रेन में युद्ध जो हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं यही होती हैं। जब युद्ध होता है तो दुखद घटनाएं, हत्याएं तो होती हैं, बलात्कार, भांति भांति प्रकार की हिंसा, बच्चों के साथ हिंसा होती है। तो जब भी युद्ध होता है तो सबसे अधिक कौन झेलता है, बच्चे और महिलाएं।
और बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो संवेदनशील वर्ग है। ऐसे ही अभी थाईलैंड में हुआ और कंबोडिया के बीच युद्ध चल रहा है, वहाँ पर प्रवास, लाखों लोग प्रवास कर गए। इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपके बगल में है म्यांमार में जो स्थिति चल रही है, तो म्यांमार से लोग भारत आते हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। इसके अलावा बांग्लादेश से जो भारत आ जा रहे हैं लोग, कुछ भी रीजन से, इसमें तो अस्थिरता ही चल रही है। तो ये सब क्या है, भारत के लिए बहुत ही, भारत के लिए का वैश्विक स्तर पर प्रवास एक बड़ी समस्या बन गया है, प्रवासन। नेक्स्ट 7 या टॉप जो भी नंबर हो आप लोग देख लेंगे। एक है ग्लोफ इवेंट्स का, देख लेते हैं। ग्लोफ इवेंट से पहले एक सेंसिटिव डेटा लीक हुआ है। डेटा, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या है, एग्जाम्पल्स आप याद दे सकें। एम्स दिल्ली, यहाँ पर जो आर्गन डोनेट करते हैं, जो लोग आर्गन डोनेट करते हैं, तो उनका डोनेट से जुड़ी एक वेबसाइट है, जहाँ पर जो मेंटेन करते हैं, उनका डेटा लीक हुआ है। डेटा लीक का पता चला था किसी को, तो उसने गुड फेथ में बता दिया है। अब यहाँ पर इस वेबसाइट पर क्या मिलता होगा, आर्गन डोनेशन है तो डोनर का नाम मिल जाएगा, डोनर नेम, डोनर की सारी डिटेल्स, उसका पता मिलेगा, मोबाइल नंबर, कहाँ रहता है, ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, टिश्यूज़ कैसे की डिटेल्स, क्या, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इससे क्या होता है कि जब इतना डेटा मिल गया, तो फिशिंग के द्वारा आपके साथ आपका पैसा, डिजिटल आपकी आइडेंटिटी चुरा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट से बहुत सारे नुकसान होते हैं, आपके अकाउंट से पैसा जा सकता है। तो डेटा लीक का पता चला था, जिसको डेटा लीक कहीं होता है तो भारत में एक एजेंसी है, का नाम है उसका सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये डील करती है। तो इन्होंने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसको निस्तारण कर लिया है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, IN फॉर इंडियन। तो ये सेंसिटिव डेटा लीक जो एम्स दिल्ली से हुआ है, उसका जो संगठन है। नेक्स्ट इवेंट है ग्लोफ। ये क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, इसका कारण क्या है और कहाँ पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं। पहले तो हम ग्लोफ पढ़ते हैं, ये क्या है, तब हम आगे जान पाएंगे कि इससे होता क्या है। ये होता है ग्लेशियल लेक आउट, BURST, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसके नाम से समझिए, लास्ट में क्या है, फ्लड, मतलब ये आउटबर्स्ट, क्या आउटबर्स्ट हो रहा है, लेक, आउटबर्स्ट मीन्स फटना। कौन सी लेक्स, ग्लेशियल लेक्स, मतलब ये हिमनद से जो झीलें बनती हैं, ग्लेशियल लेक्स हिमकृत झीलें हैं। इसको मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश हिंदी का टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ग्लेशियल लेक्स मतलब जो ग्लेशियर हिमनद के पिघलने से जो झील बनती है, उन्हीं को बोलते हैं ग्लेशियल लेक। के आउटबर्स्ट मीन्स फटना, के फटने से आने वाली बाढ़, इसका हिंदी मतलब ये होगा फ्लड। तो बेसिकली क्या है, ये बाढ़ है। लेकिन इस बाढ़ की जो खास बात क्या है
ये हिम झीलों के, हिम नदी झीलों शायद बोलते हैं, हिम नदी झीलों के फटने से, टूटने से आने वाली बाढ़ है। ठीक, ये जो बाढ़ होती है, ये बाढ़, ये फ्लैश फ्लड होती है। फ्लैश फ्लड क्या होता है? एक प्रकार की बाढ़ है जो फ्लैश मतलब होती है अचानक, जैसे फ्लैश लाइट तुरंत जलाओ तुरंत जलती है, जो हम लोग टॉर्च यूज करते थे उसी संदर्भ में फ्लैश लिया गया है। तो अचानक आने वाली बाढ़। अचानक से यहाँ तात्पर्य है अत्यंत कम समय में, एक दो घंटे में, एक दो घंटे में 2-3 मीटर पानी बढ़ गया, तो ऐसी बाढ़ होती है अचानक बाढ़। शहरों में भी आती है अचानक बाढ़, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, मतलब हिमनदी झीलों से होने वाली बाढ़। तो ये कौन से लोकेशन पर होती हैं, किस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होंगी? तो आपको पता होना चाहिए ये कि जो झीलें होती हैं, झीलें कहाँ पाई जाती हैं। ग्लेशियर लेक वहाँ पाई जाएंगी जहाँ पर ग्लेशियर होते हैं, हिमनदों के क्षेत्र में। और हिमनद कहाँ पाए जाएंगे? काफ़ी ऊंचाई पर, लगभग मान लीजिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो 4,500 मीटर की ऊंचाई पर, क्योंकि ग्लेशियर के लिए क्या चाहिए होता है? तापमान निम्न हो। मतलब बर्फ़ कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर कम तापमान हो, और कम तापमान कहाँ पाया जाता है? ऊंचाई पर। तो ऊंचाई की यहाँ सीमा दे दी हमने, 4,500 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे हिमनद पाए जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं कहाँ घटती हैं? तो कह सकते हैं आप पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में। तो हिमनद कहाँ पाए जाएंगे? पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में। भारत में हिमनद का लोकेशन कहाँ है? भारत में अगर हम देखते हैं तो हिमालयी क्षेत्र में। अब जैसे आपने बोल दिया हिमालयी क्षेत्र में, तो हिमालयी क्षेत्र के बारे में आपको एक आध स्टेट्स के नाम आपको पता हों, जैसे J&K, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश, जैसे आपका उत्तराखंड। इन क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे आपका सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जो इन ग्लोब से प्रभावित हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाता है तो आप जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो लेक्स होती हैं, ये ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, क्यों फटती हैं, ये क्यों फटती हैं, आउटबर्स्ट होती हैं, या घटनाएं क्यों होती हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है नंबर 1, इनका जो निर्माण होता है यहाँ पर, जैसे ये मान लीजिए कोई गड्ढा है और इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। तो जो बांध होता है चारों तरफ का, ये इस बांध के चारों तरफ जो है ये, इसकी एक सीमा होती है। मतलब ये मान लीजिए कि 1,000 लीटर पानी बेयर कर सकता है। अब इसमें पानी हो जाए 1,500 लीटर, मतलब इतना सहन कर सकता है। तो क्या होगा, इसके जो डैम होंगे टूट जाएगा, और जब ये टूटेगा तो नीचे पानी जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रोथ। बस ये झील किससे बनी होनी चाहिए? हिमनद से होनी चाहिए, हिमनद के पिघलने से बनी होनी चाहिए। तो जल के अत्यधिक दबाव से, ये भी हो सकता है दूसरा रीजन, कि अगर भूकंप आए, और भूकंप आएगा तो क्या होगा, ये हिलेगी और ये फट सकती है। तो भूकंप के कारण। तीसरा ये भी हो सकता है कि कोई लैंडस्लाइड हो, भूस्खलन।
कैसे? ये मान लीजिए झील है और इसके ऊपर ये पहाड़ है, और ये पहाड़ का ऊपर का पोर्शन टूट के इसमें गिर गया नीचे, तो पानी में अस्थिरता उत्पन्न होगी और ये बांध टूट जाएगा। तो भूस्खलन हो या हिमस्खलन हो, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गिरेगा बड़ा, तब जल अस्थिर होके फूट के नीचे जाएगा। तो इसकी वजह से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि क्लाउड बस्ट की इवेंट्स हों, या विशेष रूप से ले सकते हैं जैसे तापमान में बढ़ोतरी से। तो गर्मी में तापमान बढ़ता है। इस समय क्या है, 2023-24 सबसे गर्म माह रहा, गर्म वर्ष रहे। तो जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, गर्म जब बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और बर्फ पिघलेगी तो जल की मात्रा बढ़ेगी, और जल की मात्रा बढ़ेगी तो होल्ड नहीं कर पाएगा और बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और नीचे बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा। इस फ्लड को बोला जाएगा ग्लोफ, GLOP। तो तापमान में बढ़ोतरी से भी हो सकता है, या इसको एक शब्द में अगर बोलना चाह रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, भूतापन। तो भूतापन का एक प्रभाव ये भी है, आपको यहाँ याद रखना है। तो ये सब रीजन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये भी हो सकता है। कभी कभी इनके चारों तरफ ये जो होते हैं मोरेन्स बोलते हैं कभी कभी इनको, लेक्स होती हैं, दो प्रकार की बताई इन्होंने। एक जो ग्लेशियर्स के साथ में जो अवसाद चलता है उसको बोलते हैं मोरेन। तो जो मोरेन से निर्मित बांध, और इसमें क्या होता है, जल भरा होता है, तो वो ऐसी जो झीलें होती हैं, हिमनद झीलें, तो ये बांध जो होता है, इनकी मिट्टी क्या होती है, संगठित नहीं होती है, कमज़ोर होता है ये, और ये जल्दी से टूट जाता है। तो ये सारे रीजन्स होते हैं इसके फटने के, जो आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है, या ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेपाल में ग्लोफ की इवेंट घटित हुई है, और लेक जो थी, मान लीजिए ये लेक है, तो ये लेक थी चीन में, तिब्बत वाले रीजन में, और फट के पानी आया नेपाल में, यहाँ पर पूरा का पूरा गांव डूब गए। तो बड़ा पैमाने पर नुकसान होता है। नेपाल में ही नहीं, अगर भारत के रेफरेंस में हम बात करते हैं, भारत में दो प्रमुख घटनाएं अभी लेटेस्ट में 3-4 सालों में जो हुई हैं। एक तो आप जानते हैं केदारनाथ की इवेंट, जहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए थे 2013 में। एक इवेंट हुई है सिक्किम में। तो दोनों ही जगहों पे, सिक्किम में पिछले 1-2 साल पहले की घटना है। तो केदारनाथ में भी एक तो क्लाउड बस्टिंग हुई थी, एक रीजन तो ये था, प्लस लैंडस्लाइड। इन चीज़ों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया था, भूस्खलन ने। तो भारत में क्या हुआ, सिक्किम में दुर्घटना हुई, और जब यहाँ दुर्घटना हुई सिक्किम में, तो बांध भी टूट गया। डैम मतलब, चूँकि जो नीचे, जो ऊपर झील का पानी नीचे आता है, तो जब किसी डैम से होकर गुजरता हो पानी, तो डैम क्या होगा, जल विद्युत जो परियोजना होती है वो भंग हो जाती है, टूट जाती है, तो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। तो इसके लिए बताया गया, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, रोके कैसे। प्रिवेंट करने के लिए वार्निंग सिस्टम लगाया जाए। कहाँ पर, झील के पास में, और मॉनिटरिंग सिस्टम हो झीलों के पास, ताकि वो बता सके। लेकिन चूंकि यहाँ का जो क्षेत्र है बहुत ही कठोर क्षेत्र है, कठिन परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर, तो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए यहाँ पर
हमारे पास जो वर्तमान में यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग यूज़ करते हैं, मतलब सैटेलाइट के माध्यम से हम देखते हैं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ये सैटेलाइट यूज़ करते हैं हम लोग। इसके माध्यम से हम एरिया का पता लगाते हैं, जो पृष्ठीय जो क्षेत्र होता है झील का, एरिया कितना है झील का, बढ़ रहा है, इसका मतलब घटना घट सकती है। लेकिन सिक्किम में हम लोगों ने मॉनिटरिंग सिस्टम और वार्निंग सिस्टम लगाया हुआ है, हालांकि काफ़ी दुरूह क्षेत्र है फिर भी। तो प्रिवेंट वार्निंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजास्टर टीम की तैयारी करके इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन घटनाओं को। तो एक बेसिक जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है एटलीस्ट पीटीएन मेंस में। अगर आप नुकसान देखते हैं, इससे क्या नुकसान होता है, तो पहली बात तो पूरा जो आसपास का जो आवासीय क्षेत्र है जहाँ से वो गुजरेगा वो नष्ट हो जाता है। आवासीय क्षेत्र को नुकसान, आजीविका का नुकसान होता है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, प्लस जैव विविधता, जिस क्षेत्र में पानी भर जाएगा वहाँ पर क्या होगा, जो जीव जंतु मर जाएंगे तो जैव विविधता नष्ट हो जाती है। प्लस अवसंरचना का नुकसान होता है, भौतिक अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना इन द सेंस, जैसे वहाँ पर जो स्कूल होगा, एक तो घर हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ऊपर से पानी जब बहता हुआ नीचे आया, नीचे डैम बना हुआ है, यहाँ पर पानी भर जाएगा, डैम टूट जाएगा, तो जो जल विद्युत परियोजना है वो टूट जाएगी, जल विद्युत बांध नष्ट हो जाते हैं, तो बिलियंस का नुकसान होता है। सड़कें, गांव में पानी भर जाता है, गांव डूब जाते हैं पूरा, तो ये सब नुकसान होता है। तो ये तो हो गया आपका ग्लोव के बारे में। 29 जुलाई का हम लोग देख लेते हैं कुछ इवेंट्स। तो चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जैसे वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, वैसे चेस का वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। चेस का मतलब है शतरंज, और ये किसकी है, महिलाओं की, वुमेन की है। इसको कौन जीता है, आयोजन हुआ था जॉर्जिया में। आयोजन जॉर्जिया में बतूनी प्लेस है कोई, वहाँ पर हुआ था, और फाइनल खेला गया दो लोगों के बीच में, और दोनों ही भारतीय हैं। एक तरफ है दिव्या देशमुख, दूसरी तरफ कौन था, कोनेरू हम्पी, दोनों ही भारतीय हैं। तो ये दिव्या देशमुख विजेता बनी। ये भी इंडियन है और ये भी इंडियन है। विजेता तो बनी, एक तो बात यही हो गया 2025 की है प्रतियोगिता ये। दूसरा, ये फर्स्ट इंडियन है, ये पहली महिला है चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली।
प्लस भारत की चौथी ग्रैंड मास्टर हैं, महिला ग्रैंड मास्टर। तो बाकी 3 ग्रैंड मास्टर कौन सी हैं? 2 लोग तो यही हो गए, एक तो कोनेरू हम्पी, दूसरा है डी हरिका, और अगला है आर वैशाली, चौथा हो गए दिव्या देशमुख। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट है चीन द्वारा परिवारों को सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी क्यों दी जा रही है ये जरूरी है जानना। चीन में वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 तक कौन सी पॉलिसी थी? वन चाइल्ड पॉलिसी थी। कि एक बच्चा, एक परिवार एक बच्चा पैदा करेगा, एक युगल, एक कपल जो है। 2016 के बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया। उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि। क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम हो रही थी। अब किसी देश की जनसंख्या जब कम होती है तो उसके लिए बहुत दुखद बात है, क्योंकि आगे जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ, पिछले 3 सालों में, लगातार 3 सालों में जनसंख्या में कमी आई है। कारण क्या है? अब लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, तो जनसंख्या कम हो रही है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है? सब्सिडी देना शुरू किया है। $500 पर ईयर 3 साल तक देंगे। कब? जो बच्चा 3 साल का है, बच्चे को, 3 साल तक के बच्चे को। कारण बच्चे को पालने के लिए दी जा रही सब्सिडी। बच्चे को पालने के लिए भी घोषणा की है सरकार ने वहाँ पे, क्योंकि लगातार वहाँ की जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का माने तो उसका कहना है 2100 तक चीन की जनसंख्या 800 मिलियन हो जाएगी, घटकर अभी कितनी है? 1.4 बिलियन है अभी। इसको अगर मिलियन में लिखेंगे तो 1400 मिलियन होता है। अभी आपको समझने में आसान रहेगा। 1400 से 800 हो जाएगी घट के। नेक्स्ट क्या है? एक टर्म आया है लेइंग ऑफ का। लेइंग ऑफ बाय टीसीएस कंपनी है, उसके द्वारा लेइंग ऑफ की जा रही है। लेइंग ऑफ को हिंदी में मतलब ये होता है एम्प्लॉय को निकालना, एम्प्लॉय की छटनी करना। कारण क्या होता है? इससे अपनी जो लागत है वो कम करते हैं ताकि प्रॉफिट बना रहे। तो आपसे लेइंग ऑफ ही पूछा जाता है। और टीसीएस में ही नहीं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वर्ल्ड स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ये काम चल रहा है एक्चुअल में। कहीं पर वॉलंटरी है, कहीं पर इनवॉलंटरी है, वो अलग है।
ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है निसार सैटेलाइट को लेकर के है। हम उस पर चर्चा कर चुके हैं कल, बट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं फिर से हम एक बार चर्चा करेंगे ताकि याद रहे। तो जितना आपको याद है वो रिवाइज करते चलेंगे, जो नहीं याद है उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे यह संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर। तो संयुक्त उद्यम किसका है? भारत का और अमेरिका का। सैटेलाइट है तो भारत की तरफ से इसरो कर रहा है और अमेरिका की तरफ से नासा कर रहा है। नासा का N और इंडिया का I। तो निसार का फुल फॉर्म क्या होगा? N फॉर नासा, I फॉर इसरो, S फॉर सिंथेटिक, A फॉर अपर्चर, R फॉर रडार। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ज्वाइंट वेंचर है। अब इस ज्वाइंट वेंचर में जो अब रडार लगा हुआ है, कौन सा? ये सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसमें दो रडार लगे हुए हैं। एक L बैंड का रडार है और एक है S बैंड का। S बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रडार और L बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये है नासा ने बनाया है, या नासा का रडार, और S बैंड का रडार जो है वो इसरो का है। तो यह पहला सैटेलाइट है जो डुअल बैंड, जिसमें डुअल बैंड रडार लगे हुए हैं। दो बैंड के रडार, डुअल बैंड रडार वाला पहला सैटेलाइट है। ठीक। और इसमें क्या बात है, अभी इसको हम आज शायद ये लॉन्च होगा, 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। तीस जुलाई को लॉन्च करेंगे। कहाँ से लॉन्च होता है? अपने यहाँ एक ही लोकेशन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। तो कहाँ से लॉन्च होगा? SDSC श्रीहरिकोटा। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और किस चीज़ से लॉन्च होगा? उसका नाम है GSLV F-16। जिससे लॉन्च होगा उसका नाम है GSLV F-16। GSLV F-16 से लॉन्च करेंगे, होगा रॉकेट से लॉन्च।